everyone. Hi, I पूर्वी. Welcome to our personal tutor channel. आज हम लोग हमारा पर्यावरण कक्षा 7 का छठा पाठ पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलो शुरू करते हैं ये पाठ। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत के ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंखवाकर बेतान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडेरेडान के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संभावना एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ख है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। समीला हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठों वन के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। पहले है वन। उससे पहले हम जानते हैं कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो चलो हम ये पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, जो कि आप चित्र 6.3 में देख पा रहे हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं।
काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृश्य काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, अबनुस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, जो कि आप चित्र 6.4 में देख पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के पेड़ पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वन फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। जैसे कि बाघ का चित्र दे रखा है 6.5 में, गोल्डन लंगूर का चित्र दे रखा है 6.6 में और हाथी 6.8, 6.7 में। शीतोष्ण सदाबहार वन। तो चलो शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अंशार्क के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाघ, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं ब्रांच, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेस तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। जैसे फ्रीजेंट का चित्र आप 6.9 में देख पा रहे हैं और मोनाल का चित्र 6.10 में। और यह है शीतोष्ण पर्णपाती वन। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे विभिन्न हैं। यहाँ मध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू व सिट्रिक के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा है। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लघुदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकेट के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब है घासस्थल। उष्णकटिबंधीय घासस्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी की भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर भी उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सावन घासस्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अब है शीतोष्ण घासस्थल। ये मध्यम आंशिक क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब है कांटीली झाड़ियाँ। कांटीली झाड़ियों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवर के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालस, कस्तूरी बेर, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घासस्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय घासस्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस, शीतोष्ण कटिबंधीय घासस्थल अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वृक्षों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वन को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगे कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वह पुनः वैसा ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्त के साथ वनस्पतियों एवं
प्राणी जगत की विविधताओं में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में भी कुछ सुझाव दें। If you have any doubt related to this video, please comment in comment box. Thank you.